GOC1, GOC1 हम क्यों पढ़ते हैं? GOC1 या रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में, क्योंकि GOC2 में हम पढ़ेंगे रिएक्शन में रिएक्टेंट से बनेगा इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से बनेगा प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट जितना अच्छा होगा, जितना स्टेबल होगा, प्रोडक्ट उतना ही बढ़िया बनेगा। अब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो पढ़ा जाता है GOC1 में। तो अब सबसे पहला पॉइंट, रिएक्टेंट से जब इंटरमीडिएट बनता है कितने टाइप का? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बानायन और कार्बिन एंड नाइट्रिन। पहले तीन हम GOC1 में पढ़ते हैं और कार्बिन और नाइट्रिन हम GOC2 में पढ़ते हैं। अब देखो टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। अब देखो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटेंगे इंटरमीडिएट बनेगा, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा। अब जब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, वो दो टाइप से हो सकता है, होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। अगर होमोलिसिस होगा उसका प्रोडक्ट बनता है कार्बन फ्री रेडिकल। हेट्रोलिसिस में क्या बनेगा? कार्बोकेटायन भी बन सकता है और कार्बानायन भी बन सकता है। तो तीन ये इंटरमीडिएट आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले होमोलिसिस। होमो मीन सेम या सिमेट्रिक, और लिसिस होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी सिमेट्रिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। जैसे ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के पास, दिस इज नोन एज होमोलिसिस। होमोलिसिस कब होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिएक्शन में काम आएगा। कब कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट और like CCl4 benzene CS2 etc. in presence of peroxide H2O2 ROOR, और जब अटैकिंग रीजेंट फ्री रेडिकल हो जाए, सनलाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर में, वेपर फेज यानी गैसियस रिएक्शंस में। फिर आता है हेट्रोलिसिस, अनसिमेट्रिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इसमें क्या हो सकता है? अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है तो क्या है? कार्बन पे एनायन बनेगा, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा तो कार्बन पे कैटायन बनेगा। तो ये दिस इज नोन एज हेट्रोलिसिस। कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, DMF, एसीटोन एटसेट्रा। अटैकिंग रीजेंट क्या होता है? आयन। वो कैटायन भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, लो टेम्परेचर पे, और जनरली एसिड बेस रिएक्शन टाइप होता है। फिर इसके बाद टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, तीन टाइप का। पहला कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिसिस से। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, शेप ट्राइगोनल प्लेनर। ओड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये हो गया आपका प्लेनर। कौन? कार्बन फ्री रेडिकल। और ये जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है, इसमें क्या आएगा? ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है। ये लुईस एसिड की तरह काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अनस्टेबल होता है, और ये हाईली रिएक्टिव है। फिर कार्बोकेटायन हाइड्रोलिसिस से बनता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भाई? मान लीजिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उससे कार्बन जुड़ा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे कैटायन बन जाएगा। तो ये होता है sp2, ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री और शेप इसका सेम होता है। वैकेंट ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कार्बोकेटायन। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक। कोई भी अनस्टेबल हो, हाईली रिएक्टिव होगा। न्यूट्रल स्टेबल होता है बस, बाकी सारे क्या है? अनस्टेबल है। कैटायन, एनायन, फ्री रेडिकल। फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिसिस। तो हेट्रोलिसिस में क्या बनेगा? जब कार्बन ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा तो इसमें कार्बन आयन बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, और कंप्लीट ऑक्टेट होते हुए इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो किसका काम करेगा? लुईस बेस का। और इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, 4 फैक्टर है: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पहले 3 जो है परमानेंट इफेक्ट है, ये विद इन मॉलिक्यूल अपने आप होते रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रिजेंट होता है, रिजेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये टेम्पररी इफेक्ट है। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में ही होगा, पाई बॉन्ड में नहीं बात करते। इंडक्टिव इफेक्ट की बात पाई बॉन्ड में नहीं करते। और ऑब्जर्व क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या बात थी इसकी? ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक। जैसे ये देखो क्लोरीन पे क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, डेल माइनस आया, इस पे डेल प्लस आया, तो अपने बाहर से थोड़ा कुछ किया, अपने आप है, तो इसलिए परमानेंट इफेक्ट है। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा। 3 से 4 कार्बन के बाद तो इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। देखो कार्बन क्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन में पॉजिटिव, इस पे और कम पॉजिटिव, इस पे और कम पॉजिटिव, इस पे 0 मान लिया। हाइड्रोजन का 0 माना जाता है। इसके बेस पे 2 टाइप की सीरीज बनाई गई, प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज।
प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई सीरीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है? एनायन भी कर सकता है, न्यूट्रल भी कर सकता है। इजिली कौन करेगा? एनायन। तो एनायन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर न्यूट्रल से ज्यादा होती है। एनायन में किसकी ज्यादा होगी? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा कार्बन की, उससे कम नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन की। फिर यहां भी ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन की कम क्यों हुई CO माइनस में? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक, फिर इससे कम ये यहां पे जो टर्सरी कार्बोक्टाइन ग्रुप लगा है, सेकेंडरी कार्बोक्टाइन ग्रुप लगा है, प्राइमरी लगा है, और इससे कम मिथाइल की। और ये आइसोटोपिक इफेक्ट जो है ना, CH3 ज्यादा CD3 उससे ज्यादा CD3, ये छोड़ दो, ये सिलेबस में नहीं है। जिनके मैंने स्टार लगाया बस वही काम आएंगे। फिर माइनस आई सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई इफेक्ट। कैटायन का ज्यादा सबसे, उससे कम पोलर पाई बॉन्ड, उससे कम न्यूट्रल। अब कैटायन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के कैटायन आते हैं, NF3+ का सबसे ज्यादा, उससे कम NR3+ का, उससे कम NH3+ का। NH3+ का कम होता है NR3+ से। क्यों? क्योंकि है ना, इसका वाटर क्या कर देता है, इसका हाइड्रेशन कर देता है, या यूं मान लो सोलवेंट मॉलिक्यूल इसका सोल्वेशन कर देता है। उसको बोलता है तू दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने को रहने दे, मैं ही तेरे को देता हूं। देता नहीं है, बस दिखाता, ले दे दिए ऐसे। ठीक, और ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो जाती है। वो तीनों काम नहीं आएंगे। अब देखो, उससे कम NO2 की पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग, उससे कम ये NO2 नाइट्रोजन sp2 है, उससे कम CN कार्बन sp है और पोलर पाई बॉन्ड है, उससे कम कार्बन sp2। इन दोनों में CHO की COOH से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर को कम कर रहा है। उससे कम हेलोजन की, ठीक, हेलोजन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। फिर OR और OH में OR की ज्यादा होती है OH से ड्यू टू सोल्वेशन इफेक्ट, जैसा कि NH3+ की ज्यादा थी NR3+ से। उससे कम कार्बन sp की, उससे कम नाइट्रोजन sp3 की, उससे कम फिनाइल और सबसे कम विनाइल। इनमें जिसके मैंने स्टार लगाया है बस वो आपको याद करने, कर लोगे। देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहां से एक क्वेश्चन आता है, 4 एप्लीकेशन है। पहली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन या कार्बन फ्री रेडिकल। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे सीक्वेंस में, कार्बोक्टाइन या कार्बन फ्री रेडिकल चेक करना, पहले चेक करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ट्रिपल बॉन्ड पे कार्बोक्टाइन है सबसे कम स्टेबल होगा, डबल बॉन्ड पे उससे ज्यादा स्टेबल, और जिसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है स्टेबिलिटी। अगर रूल 1 फेल हो जाए फिर चेक करोगे आप, टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम मिथाइल कैटायन, जैसा कि नीचे लिखा गया है। दोनों रूल फेल हो जाए फिर आप देखते हो कार्बोक्टाइन या कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी प्लस आई के डायरेक्टली, माइनस आई के इनवर्सली। और जब भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, चाहे प्लस आई यूज कर रहे हो या माइनस आई, क्या ध्यान रखना है? डीएनपी रूल। डीएनपी रूल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर, हमेशा इसको फॉलो करना है। जैसे ये देखो, पहला क्वेश्चन, इसमें आपने चेक किया सब जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और सबका प्राइमरी कार्बोक्टाइन है, तो क्या चेक करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सब में देख लो प्लस आई माइनस आई कहां है, और जब भी सोल्व करोगे क्वेश्चन, प्लस आई स्टेबलाइज करेगा, माइनस आई डिस्टेबलाइज करेगा। किसको ध्यान में रखते हुए? डीएनपी रूल को। तो इन दोनों में क्या था? प्लस आई। तो यहाँ पे 2 प्लस, डिस्टेंस सेम है, या 2 प्लस आई लगे तो नंबर यहाँ ज्यादा है, तो नंबर के अकॉर्डिंग इसकी प्लस आई ज्यादा, उसकी कम, तो 2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 1 वाला। फिर इनमें देखो, यहाँ पे माइनस आई लगे सारे, तो यहाँ पे डिस्टेंस 3, 4, 5, 6 में डिस्टेंस सेम है, लेकिन 5 और 6 में क्या है? 2 माइनस आई लगे हैं, नंबर ज्यादा हो गया। फिर पावर से करो, इन दोनों में पावर किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन क्लोरीन की, क्लोरीन ब्रोमीन से, तो 5 वाला सबसे कम स्टेबल, 6 वाला उससे ज्यादा स्टेबल। फिर इन दोनों में कैसे करोगे? डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर से करो, इसकी पावर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम, 3 की कम, 4 की ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसकी माइनस आई सबसे कम। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सारे प्राइमरी कार्बोक्टाइन है। प्राइमरी कार्बोक्टाइन में अब चेक करोगे आप इंडक्टिव इफेक्ट, रूल 1 और 2 फेल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारे प्राइमरी है, तो किससे करोगे? प्लस आई प्लस आई प्लस आई है पहले 4 में, तो फिर सारे माइनस आई है, तो डिस्टेंस और नंबर पावर का ध्यान रखते हुए, डीएनपी रूल का ध्यान रखते हुए प्लस आई वाले स्टेबल होंगे। तो पहले चारों में डिस्टेंस देखो सेम है, नंबर सेम है, एक प्लस आई ग्रुप लगाया, फिर पावर सबसे ज्यादा पावर प्लस आई इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और उसमें तो कुछ लगा नहीं, तो 4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1। अब इसके बाद क्या चेक करोगे? ये जो बच गए बाकी 8, इनमें जिसमें सब में डिस्टेंस नंबर सेम है, पावर से चेक करो, जिसकी पावर माइनस आई सबसे ज्यादा, उसका सबसे कम स्टेबल कैटायन होगा। NO2 का सबसे पीछे, उससे ज्यादा CN का, उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका फ्लोरीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा फिर OH वाला, उससे ज्यादा नहीं, OCH3 वाले से ज्यादा OH वाला, और NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH में NH2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा और कार्बन sp कम होगा। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लोगे ऐसे? नेक्स्ट,
ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इनमें भी डिस्टेंस नंबर पावर लगा दोगे। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ना मोस्टली, जो पिछले पेज पे मैंने करवाया उस पैटर्न का आता है, ये क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे सारे। बोलो कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इसमें 3 फैक्टर है। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, जिसका साइज बड़ा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। F- से बड़ा Cl- से बड़ा Br- सबसे ज्यादा I-, तो यही ऑर्डर आ जाएगा। अगर रूल 1 फेल हो जाए फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले चेक इनऑर्गेनिक फैक्टर चेक करते हैं, उसमें सबसे पहला फैक्टर साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज होता है ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन बढ़ेगी। ये देखो मिथाइल एनायन से ज्यादा स्टेबल NH2- उससे ज्यादा OH- उससे ज्यादा F-। और कार्बन का इधर देखे तो कार्बन sp सबसे ज्यादा, उससे कम sp2, उससे कम sp3। और अगर ये दोनों फेल हो जाए तो कार्बन आयन के केस में टर्सरी ज्यादा, सेकेंडरी से ज्यादा, प्राइमरी से ज्यादा मिथाइल एनायन। और अगर रूल 2 और 3 फेल हो जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, डोनेटिंग डिस्टेबलाइज करेगा। तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमेशा ध्यान रखोगे DNP रूल को। नेक्स्ट, ये वैसे ही क्वेश्चन करा रखे जैसे पहला उसका था, पहला और दूसरा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक हो जाएंगे। पहले करना सबका चेक करना, -I +I चेक कर लो कहां लगे। सब में ना प्राइमरी एनायन है, सारे रूल फेल हो गए, लास्ट वाला रूल करोगे। -I स्टेबलाइज करेगा, +I डिस्टेबलाइज करेगा। किसको ध्यान में रखते हुए? DNP रूल को। सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है और थर्ड भी वैसा ही है और फोर्थ में तो कुछ है ही नहीं। ये कार्बन एनायन, ये नाइट्रोजन एनायन, ये ऑक्सीजन का एनायन, ये कार्बन sp का एनायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन का एनायन, उससे कम कार्बन sp, उससे कम नाइट्रोजन, और फिर सबसे कम कार्बन sp3। नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में जिसका कंजुगेट एनायन ज्यादा स्टेबल होता है उसका इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा, H+ ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, K ज्यादा, pK कम, pH कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन के, है ना। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के। ठीक, एक बात का ध्यान रखो, जैसा एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पीछे पड़ा वैसा ही है। तो एनायन की स्टेबिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसका साइज ज्यादा उसका कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। मैं मेरा रिवीजन कराता हूं या तुम्हारा कराता हूं? सारे नहीं करना क्या? बंद कर दे, रिवीजन बंद कर दे कहो तो। नहीं, सारे ऐसे उसको बैग टांगे बैठी हो, बोल रही जाना, तो बेटा जाओ ना, अगर जाना जिसको जाना जाओ। अगर तुम लोगों को रिवीजन, मेरा ना जितना जोर पूरे लेक्चर में लगता है उससे ज्यादा है ना लास्ट में लगता है, लास्ट के 10 मिनट में मेरी आते बाहर आने को हो जाती है, तो मैं बंद कर देता हूं रिवीजन। सच में मेरे को बहुत ज्यादा परेशान होता हूं मैं रिवीजन कराते टाइम। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है छोड़ देता हूं, जाओ, ठीक है, रिवीजन बंद कर देते हैं आज से। सुबह वालों को कर दिया मैंने, बोलो। अगर तुम्हें लगता फायदा होता तो कराओ, नहीं तो मुझे क्या जल्दी लगी है? 10 मिनट लेक्चर ही कम होगी हर रोज की, बोलो बंद कर दूं। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन होता है। तो पहला फैक्टर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो HF की ज्यादा, उससे ज्यादा HCl की, उससे ज्यादा HBr, उससे ज्यादा HI, क्योंकि उनका कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पे कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एनायन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अल्कोहल से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वाटर की, हमेशा ध्यान रखना। मिथेनॉल वाटर से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसकी पीके वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, और फिनॉल इससे भी ज्यादा एसिडिक क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड एनायन जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर, इनके कंजुगेट एनायन बनाए, स्टेबिलिटी चेक करी, कार्बन sp हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा और कार्बन sp 2 है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल क्योंकि आप +I लगा, तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फोर्थ की कम, और इन दोनों में सेकंड की उससे कम फर्स्ट की। फिर इनमें देखो यहाँ पे मिथॉक्साइड एनायन बना, इसमें कार्बन sp, इसमें नाइट्रोजन sp3 बना, तो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम कार्बन sp, उससे कम नाइट्रोजन। फिर इसमें देख लो ऐसे ही कर लोगे। वहां इथाइल एनायन, फिनाइल, NH2- कार्बन sp, इथॉक्साइड और OH-, ऑक्सीजन वाले ज्यादा स्टेबल होंगे और इनमें ज्यादा OH-, तो वाटर की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उससे कम इथेनॉल की, फिर कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन, और इथेनाइल और फिनाइल में फिनाइल ज्यादा स्टेबल होता है। फिर ये देखो यहां पे सारे एसिड दे रखे, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, यहां पे मिथाइल, यहां इथाइल, यहां प्रोपाइल। जैसे जैसे +I ग्रुप की पावर बढ़ रही है एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है। फिर ये देखो एसिटिक एसिड, क्लोरो, ये नाइट्रो, ये CHO, ठीक, तो इसमें स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, तो थर्ड की सबसे ज्यादा, उससे कम फोर्थ की, उससे कम सेकंड की, और सबसे कम फर्स्ट की, वहां +I लगा है। फिर ये देखो इथेनोइक एसिड में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो फ्लोरो में फ्लोरीन की -I पावर ज्यादा, 2 सबसे ज्यादा, उससे कम 3, उससे कम 4, उससे कम 5, सबसे कम 1। फिर इसमें देखो
क्लोरो, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो। तो ट्राइक्लोरो में 3 माइनस आई ग्रुप, इसमें 2, इसमें 1 और उसमें 2 प्लस आई है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। फिर इनमें देखो वहां यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो, ये सेकंड कार्बन पे, ये थर्ड कार्बन पे क्लोरो और ब्रोमो, तो सेकंड कार्बन में माइनस आई पावर ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग। और क्लोरो और ब्रोमो डिस्टेंस नंबर सेम है, पावर ज्यादा क्लोरीन की, तो क्लोरीन वाला सबसे आगे, उससे कम पीछे ब्रोमीन वाला। इन दोनों में क्लोरीन वाला और सबसे पीछे ब्रोमीन वाला। नेक्स्ट, अब ऐसा ही, ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जैसे माइनस आई प्लस आई से आपने किया, वैसे ये आसान क्वेश्चन इनमें कुछ है नहीं, वो अच्छे क्वेश्चन थे सारे एनसीईआरटी के। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ, बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको क्या कहते हैं? H, जो H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। देखो जिसकी, सीधा याद रखो, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसकी केबी वैल्यू ज्यादा, पीकेबी वैल्यू कम, उसकी पीएच वैल्यू कम, पीएच वैल्यू ज्यादा, पीओएच वैल्यू कम। तो फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे एनायन की बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटेगी, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। और डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में ध्यान रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में अगर गैसियस मीडियम दिया है तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। अगर मीडियम नहीं गिवन है या एक्वस लिखा है, अगर नहीं गिवन है तो एक्वस कंसीडर करते हैं, और एक्वस दिया तो फिर तो और अच्छी बात है। तो क्या करोगे, मिथाइल ग्रुप अगर है तो सेकेंडरी की ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी, उससे कम अमोनिया। इथाइल गिवन है तो सेकेंडरी की ज्यादा, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। मैं कैसे याद रखता हूं? छोटा अल्काइल ग्रुप छोटा नंबर 213, बड़ा अल्काइल ग्रुप बड़ा नंबर 231, अमोनिया दोनों में पीछे आएगा। समझ आ गया? इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं एक्वस मीडियम में, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे आगे देखते हैं। अब अल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया है, इसमें देखो NH3 हो या RNH2, ये लोन पेयर किसको देंगे? H+ को। ये कंजुगेट कैटायन बन गया, जिसका कंजुगेट कैटायन ज्यादा स्टेबल, उसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर H+ को दे रहा है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों में आपने बना के देखा, तो इसका कैटायन स्टेबल है या अमोनिया का? प्राइमरी अमाइन का कैटायन ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी अमीन की ज्यादा होगी। ऐसे ही आपने ना टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अमीन और अमोनिया के बना के देखे, तो टर्सरी में 3 प्लस आई ग्रुप आए, सेकेंडरी में 2 प्लस आई, इसमें 1 प्लस आई, इसमें 1 भी नहीं है। तो टर्सरी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम अमोनिया। कौन से मीडियम में? एक्वस मीडियम में। फिर सॉरी गैसियस मीडियम में। नेक्स्ट, एक्वस मीडियम में 3 फैक्टर काम करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, प्राइमरी अमीन में 1 प्लस आई, यहाँ पे 2 प्लस आई, यहाँ 3 प्लस आई, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी कम, इसकी और भी कम। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन सोल्वेशन इफेक्ट क्या बोलता है? जब आप कोई लोन पेयर H+ को लोन पेयर डोनेट करेगा, कोई भी अमाइन लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, तो कैटायन बनेगा, कंजुगेट कैटायन जो है, ये सब कुछ हो रहा है किसमें? पानी में। पानी में कैटायन का क्या होगा? हाइड्रेशन या सोल्वेशन। तो सोल्वेशन सबसे ज्यादा किसका होगा? प्राइमरी अमाइन के कैटायन का। क्यों? क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये 2 और ये 1। तो टर्सरी का सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। तो सोल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ उल्टी हो गई, प्राइमरी की सबसे ज्यादा हो गई। स्टेरिक हिंड्रेंस ये कहता है, बोला सोल्वेशन तो कम होगा अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, लेकिन प्लस आई ज्यादा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने पे टर्सरी की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस घटने पे प्राइमरी की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो दोनों को बैलेंस करते हुए सबसे आगे कौन आ गया? सेकेंडरी। अब ध्यान रखना, सेकेंडरी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और अमोनिया की सबसे कम। अब याद करने वाला पॉइंट क्या है? ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है? सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप दिया है तो मिथाइल ग्रुप में 213, सेकेंडरी की ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी और अमोनिया सबसे पीछे। बड़ा ग्रुप दिया इथाइल तो सेकेंडरी की सबसे ज्यादा, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी की ज्यादा, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी और सबसे कम अमोनिया। बोलो कोई डाउट है क्या? रिवीजन भाई, रेजोनेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस क्यों एग्जिस्टेंस में आ? क्योंकि जब हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर की स्टडी की तो बेंजीन में हमने देखा यार 3 ही पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के, तो 3 कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए 3 की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम और 3 की 1.34। लेकिन साइंटिस्ट ने पाया कि यार एक्सपेरिमेंटली इसकी तो ना तो 1.34 और ना 1.54 है, कितना है? 1.39। बोला कुछ ना कुछ चक्कर तो है। फिर पोलिंग भाई साहब ने अपनी मन घड़त सोच बताई, बोला इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाता है और ये ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाता है ना, और ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना के इनका एक एवरेज स्ट्रक्चर बनता है जो कुछ ऐसा बनता है। तो इनको बोला उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
और इसको बोला रेजोनेंस हाइब्रिड, और फिनोमिना को बोला रेजोनेंस। ठीक, तो यहां पे इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसको रेजोनेंस हाइब्रिड या एक्चुअल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एवरेज स्ट्रक्चर होता है, और ये मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करता है। लेकिन खास बात, रेजोनेंस तो क्या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो बस उन्होंने बोला था ऐसा होता होगा, साइंटिस्ट ने बोल दिया ऐसा होता होगा, लेकिन रियल में ऐसे कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्या है, सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो स्ट्रक्चर भी हाइपोथेटिकल होंगे। तो अब इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में ये सारे स्ट्रक्चर मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे क्या बनाने के लिए, रेजोनेंस हाइब्रिड में। क्या इनका कंट्रीब्यूशन इक्वली होगा? नहीं, बेस्ड ऑन दियर स्टेबिलिटी। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू फॉर्म रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन टू दियर स्टेबिलिटी, ये लिखा था आपने। फिर इसके बाद रेजोनेंस कैसा कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, अब वो सोचो रेजोनेंस है, एक बार ये मानो, तो रेजोनेंस अगर है तो कैसा फिनोमिना है, विद इन ए मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। और जो मॉलिक्यूल में अपने आप हो रहा है वो कैसा इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है। और रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। बोलो कोई डाउट है क्या? और क्या बताया था, एक पॉइंट और था ना उसमें, हाँ, रेजोनेंस शो करने के लिए मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, यानी सारे एटम जहां पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब हर एटम नहीं, जहां जहां रेजोनेंस है क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। फिर भाई साहब से हमने पूछा, अरे सर ये तो बताओ यहां पे रेजोनेंस हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर क्या आएगा, sp3 आएगा। तो भाई साहब ने बोला ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया, मैंने दिया। रेजोनेंस किसने दिया, मैंने दिया। तो मेरी बात मानो, लोन पेयर जो रेजोनेंस में उसको हाइब्रिडाइजेशन में मत लो। ठीक, तो रेजोनेंस में जो लोन पेयर उसने हाइब्रिडाइजेशन से हटा दिया पोलिंग भाई साहब ने, और ये बोला कि sp2 है। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस, क्या क्या पढ़े थे? पहला पॉइंट कौन सा था, क्या था? जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, यानी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा, उसकी एनर्जी हमेशा कैनोनिकल फॉर्म से क्या होती है, कम होती है। ठीक, और आपके रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है और जो लोवेस्ट एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म है, उसका डिफरेंस जो आएगा दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी, या सिंपली रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। अगर किसी के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं तो उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, यानी वो ज्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस हमेशा नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। और हाँ, रेजोनेंस में ना, ये आप जो दिखाते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, उसमें ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर तो ये वन फॉर्म में है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, थोड़ी देर के बाद इसमें, थोड़ी देर के बाद इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। नेक्स्ट उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी, इसके लिए फॉर्मूला थियोरेटिकल HOH माइनस एक्सपेरिमेंटल HOH, ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा। साइक्लोहेक्सिन का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं उसकी HOH आती है -28.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, ये जो बुक है ना तुम्हारी, इसमें मैंने शायद किलो जूल पर मोल कर दिया, करेक्शन कर देना, उससे फर्क नहीं पड़ता, यूनिट मतलब वैल्यू वही आ रही है, किलो जूल पर मोल लिख दिया मैंने, किलो कैलोरी पर मोल करना था। तो जिसके पास ये बुक हो करेक्शन कर देना, यहाँ पे किलो कैलोरी आएगा। बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो 3 मोल का होगा, 3 मोल बॉन्ड का, तो 3 गुना हो गया इसका। तो ये 3 गुना करके आप लेके आए, कैसा है, थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल? थियोरेटिकल। तो HOH ऑफ बेंजीन आपको दी मिलेगी कितनी है, -49.6। तो ये जो दी रहती है वो कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटल। थियोरेटिकल में से एक्सपेरिमेंटल माइनस कर दो, क्या आ गया, -36.8 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अच्छा, कोई बच्चा गलती से फॉर्मूले को उल्टा कर दे तो आंसर हमेशा नेगेटिव, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। क्यों होती है? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, 3 टाइप का सिस्टम होता है, कंजुगेटेड, कम्युलेटेड और आइसोलेटेड। ओनली कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होगा। कंजुगेटेड का मतलब होता है जिसमें पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से वो एक सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस पे हो। अगर एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आ गया वो आइसोलेटेड, जिसमें लगातार पाई बॉन्ड आ रहे हैं वो कम्युलेटेड। तो ये कभी रेजोनेंस शो नहीं करते। 7 टाइप का कॉन्जुगेशन बनता है, पाई पाई, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई लोन पेयर, पाई ओड इलेक्ट्रॉन, पाई पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऐसे सेपरेट करके दिखाते हैं। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को दिखाता है, डबल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो, माइग्रेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम एटम या न्यूक्लियाई मूव नहीं करता, ओनली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एटसेट्रा टेक्स प्लेस, ठीक। और दूसरा जो तो नेट चार्ज कितना रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, सेम रहेगा, और नेट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इज सेम, ठीक। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते। जैसे आपने देखा, ये देखो, ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में दिख तो रहा है लेकिन रेजोनेंस करेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने यहां रेजोनेंस कराया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं बनाना। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही नहीं बनेगा। फिर इसके बाद ये देखो, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाएगा, तो फिर वापस इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते, बना लोगे। ये पाई बॉन्ड का ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, लोन पेयर भी पाई बॉन्ड की तरफ जाता है, और ओड इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक पाई इलेक्ट्रॉन से लेके ये पाई बॉन्ड बना लेगा। फिर वापस ये ओड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो फिर वापस इन दोनों में पाई बॉन्ड, तो ये आपस में ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, लोन पेयर हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ऐसे बना लोगे ना, बस। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया आपने, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां आया है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, फिर नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आगे ऐसे मूव किया, तो ये ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन गए, 5। ऐसे ही बनेंगे एनिलीन के, ऐसे ही बनेंगे ये CH2- जो आ रहा फिनोल पे, बेंजीन पे। फिर बेंजीन पे CO ग्रुप आ गया, पोलर पाई बॉन्ड हमेशा किसकी तरफ टूटेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ टूटेगा, तो ये ऐसे कर लोगे। तो इसके भी फिर इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे मूव करेगा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 5। फिर NO2 अगर लगा, NO2 के केस में भी सेम पोलर पाई बॉन्ड है, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है इसमें भी सेम। तो देखो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है, बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पे, इसलिए बेंजीन रिंग में हमेशा कहां रेजोनेंस होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली, ठीक। नेक्स्ट ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब नौसिन फातिमा पूछ रही है हमें कैसे पता चलेगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, आपने स्ट्रक्चर बनाया, ये कार्बोनेट आयन है, ये भी कार्बोनेट आयन है, ये भी कार्बोनेट आयन है, इसमें और इसमें मुझे कोई डिफरेंस बताओ, तीनों एक जैसे है ना, तो तीनों ही तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया ना। अरे इसमें 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए, तीनों इक्वल है, दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ऐसे पता चलेगा, ठीक। इसमें 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो जो भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वो हमेशा नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और रेजोनेंस, देखो यहां तो कंजुगेशन ही नहीं है, और इसमें आपने देखा था पीछे पाई इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकते, इसमें बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा लेकिन बेंजीन के बाहर इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट इसमें ये कंजुगेशन में नहीं है, यहां भी कंजुगेशन नहीं है, ये कंजुगेशन में रेजोनेंस शो करेगा। इसमें पूछा रेजोनेंस कौन नहीं शो करेगा, ये बेंजीन में भी शो कर रहा है और इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ भी, यहाँ पे बेंजीन का रेजोनेंस, लेकिन ये वाला रेजोनेंस नहीं करना क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, नहीं आना चाहिए, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट लोकलाइज एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जो भी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर रेजोनेंस में है, दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज, और जो नहीं है रेजोनेंस में दे आर कॉल्ड लोकलाइज। जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, पायरोल का लोन पेयर क्या होता है, रेजोनेंस में होता है, इसलिए वो डीलोकलाइज है। लेकिन पिरिडिन का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं होता, इसलिए वो क्या है, लोकलाइज है। अगर एग्जाम में सर्सन रीजन आए, आपसे पूछा जाए कि पिरिडिन का पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है या डीलोकलाइज, लोकलाइज है। अब इस पे एग्जामिनर सर्सन रीजन बना सकता है, कैसे बना सकता है भाई, जो आपका पिरिडिन का लोन पेयर होता है वो लोकलाइज है, असर्शन सही है। इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन ये आ जाएगा कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, वो कौन से एक्सिस में बन रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, पिरिडिन का ये प्लेन, ठीक, और नाइट्रोजन के लोन पेयर भी इसी प्लेन में आएंगे, लेकिन पाई बॉन्ड कहां बन रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। तो वो जैसे जेड एक्सिस में अगर बन रहे हो तो जेड एक्सिस में रेजोनेंस करेंगे, लेकिन ये तो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर हो गए ना प्लेन में, इसलिए रेजोनेंस नहीं शो करता, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं तो लोकलाइज, डीलोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस नहीं करते, बेंजीन रिंग के ऊपर जो रखे हैं वो लोकलाइज है। ये डीलोकलाइज पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज भी, ये ओड इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन ये वाले लोकलाइज्ड हो जाएंगे। फिर इन 3 स्ट्रक्चर में आपको बताया है कि नाइट्रोजन के कौन से लोन पेयर लोकलाइज है, कौन से डीलोकलाइज। तो आप देख लो कहां कहां कंजुगेशन है, जहां कंजुगेशन है वो क्या
डिलोकलाइज, और जहां नहीं है वो लोकलाइज। एक बात हमेशा ध्यान रखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे अगर पाई बॉन्ड आ गया और साथ में लोन पेयर भी है, जैसे कि पिरिडिन में, देखो अच्छी चीज है सीखने की। पायरल और पिरिडिन से आप बहुत अच्छा चीज सीखते हो। कैसे? पायरल और पिरिडिन से हम ये सीखते हैं कि अगर नाइट्रोजन पे पाई बॉन्ड बन रहा है और रेजोनेंस भी है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और नाइट्रोजन अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर और साइड में कंजुगेशन नजर आ रहा है, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। बोलो, ऐसे पहचान लोगे सबका? जैसे मेलामाइन में बताओ, 3 लोन पेयर रेजोनेंस में और 3 नहीं है, तो 3 लोकलाइज 3 डिलोकलाइज। इसमें देखो ये वाला लोकलाइज है, कोई रेजोनेंस नहीं, ये वाला इधर कर रहा है, ये वाला इधर कर रहा है, तो ये दोनों डिलोकलाइज। ये वाला इधर इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये डिलोकलाइज, ये लोकलाइज, इसमें ये डिलोकलाइज, ये लोकलाइज, ये वाला डिलोकलाइज, ये वाला डिलोकलाइज। कर लेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहला पॉइंट सीक्वेंस में ही ध्यान रखना है। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन पोलराइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और पोलराइज्ड में कौन सा? कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा इनकम्प्लीट वाले से। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद, तीसरा देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल होगा। और अगर इससे भी ना कर पाओ, चौथा रूल क्या लगाना है? अगर सेम चार्जेस है तो उनमें सेपरेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। और अपोजिट चार्ज में जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी, और डिस्टेंस घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्मिक एसिड में, फिर ये तीनों क्या है? चार्ज है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट वाला उससे कम स्टेबल होगा। और इन दोनों में कंपेयर किया तो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, और इसमें उल्टा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड से। कर लोगे? फिर ये एनिलीन है, एनिलीन में पहला और पांचवा क्या है? न्यूट्रल, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो गई। फिर इनमें देखो चार्ज डेवलप हो गया, प्लस और माइनस, अपोजिट चार्ज है ना, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे भी कंप्लीट। देखो पॉजिटिव चार्ज वाले का देख लिया अगर ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, तो नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगी। सेकंड और थर्ड में, फोर्थ में सेम डिस्टेंस पे चार्ज है, लेकिन थर्ड में डिस्टेंस बढ़ गया, थर्ड की स्टेबिलिटी कम, सेकंड और फोर्थ की उनसे ज्यादा और इक्वल। फिर नेक्स्ट ऐसे ही एक क्वेश्चन है, न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इसमें देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, दोनों में ऐसा ही है। फिर देखो इसमें अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम, इसमें ज्यादा, तो सेकंड वाला कम स्टेबल, थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल। कर दोगे? फिर उससे नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही। कैसे क्या करोगे? पहले वाला सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल है, इन दोनों में कैसे कंपेयर किया? यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ क्या, इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल हो गया ना थर्ड वाला। नेक्स्ट इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल, फिर इन दोनों में इसका कंप्लीट ऑक्टेट, इसका इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल, 2 वाला थर्ड से ज्यादा स्टेबल। फिर नेक्स्ट में ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये कंप्लीट ऑक्टेट, तो कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल, सेकंड वाला। सेवंथ में सेकंड का कंप्लीट ऑक्टेट, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। कर लोगे? नेक्स्ट फिनोल क्या होता है? लेस स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन से। क्यों? क्योंकि फिनोल और फिनोक्साइड दोनों वैसे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5-5 बने दोनों के, लेकिन फिर भी कौन ज्यादा स्टेबल है? फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है फिनोल से, क्योंकि फिनोल में जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के कारण उसमें होता है चार्ज डेवलप। कैसा चार्ज? अपोजिट चार्ज। और जब वो रेजोनेंस करने लगता है तो अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस बढ़ता है, अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए फिनोल कम स्टेबल हो जाता है फिनोक्साइड से। अब असर्शन रीजन पढ़ो, एनसीईआरटी का है, फिनोल इज लेस स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन, सही है। रीजन चार्ज सेपरेशन इन फिनोल इंक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। टाइप ऑफ रेजोनेंस 2 टाइप का होता है, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट और माइनस एम माइनस आर इफेक्ट। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होता है? प्लस एम या प्लस आर ग्रुप, या तो एनायन होंगे या न्यूट्रल। और जब वो इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है, सो दे आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। और बेंजीन क्या करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहीं से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और जहां से कहां से अटैक करेगा? या तो ऑर्थो से करेगा या पैरा से, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टली भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लस एम प्लस आर पावर। एनायन क्या है? एनायन की ज्यादा होगी न्यूट्रल से, तो एनायन में उसकी, ये पहले 3 एनायन है, एनायन में किसकी ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो इजीली देगा ना, तो CH2 माइनस की सबसे ज्यादा, उससे कम NH माइनस की, उससे कम O माइनस की। न्यूट्रल में नाइट्रोजन डोनर की ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन डोनर की, सबसे कम हैलोजन डोनर की होती है। तो नाइट्रोजन में सिंपली सबसे ज्यादा होती है NH2 की, उससे कम NHR, उससे कम NR2।
OH और OR में किसकी ज्यादा है? OH की प्लस m पावर ज्यादा है, और आपने पीछे पढ़ा था जो OR है उसकी माइनस आई पावर ज्यादा होती है। माइनस आई में उल्टा ऑर्डर था, प्लस m में उल्टा, देख लो। और फिर NHCOR और OCOR ये पीछे चले गए, क्यों? क्योंकि इनको दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, बेंजीन रिंग को भी देना पड़ेगा और साथ में इधर CO ग्रुप को भी देना पड़ेगा। लेकिन NH और O में किसका ज्यादा? NH का ज्यादा, और सबसे कम होती है हैलोजन की। इसके बाद माइनस m पावर, नेगेटिव रेजोनेंस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस m या माइनस r। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, कौन से? या तो पोलर पाई बॉन्ड वाले या वैकेंट ऑर्बिटल वाले। ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा के। कहां पे खींचते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। अब बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना कहां से करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस आ गया, तो मेटा में ज्यादा रहेगी ना उसके रिस्पेक्ट में, तो मेटा से अटैक करेगा, सो दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से क्यों करा रहे हो, न्यूक्लियोफाइल से क्यों नहीं कराई? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल से इसलिए करवाते हैं क्योंकि बेंजीन के पास खुद के पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ना कि न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि बेंजीन के पास खुद के पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और यहां पे मान लीजिए आप CN के ऊपर अटैक कराओ, क्या बेंजीन आकर के अटैक कर देगी इस पे? अटैक करना भी चाहेगी तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए बेंजीन NHR की बजाय क्या देती है? ESR देती है। आगे बढ़ाऊंगा, तो इसलिए बार बार मैं किसको चेक कर रहा हूं? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक चेक कर रहा हूं। फिर माइनस m या माइनस r पावर किसकी ज्यादा होती है? पोलर पाई बॉन्ड वाले होते हैं जनरली, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल वाले तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो माइनस m सबसे ज्यादा पावर होती है NO2 की, उससे कम CN की, उससे कम CHO एल्डिहाइड, उससे कम कीटोन, उससे कम एनहाइड्राइड, उससे कम एसिड, उससे कम एस्टर, उससे कम अमाइड, उससे कम SO3H, और सबसे कम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट, ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो प्लस m एज वेल एज, देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल वाले बेशक छोड़ दो, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, सो दे वर्क एज माइनस m। BH2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, PH3 प्लस में ये 5 बॉन्ड बना सकता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन NH3 प्लस माइनस m का काम नहीं करता क्योंकि वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये माइनस m का काम करेगा, ना कि माइनस i का। माइनस i का काम करेगा, ना कि माइनस m का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता ये रेजोनेंस से। नेक्स्ट, ऐसे ग्रुप जो प्लस m एज वाले एज माइनस m का काम करेंगे, SHPH2 दोनों के पास लोन पेयर तो प्लस m का काम करेंगे, और वैकेंट ऑर्बिटल तो माइनस का भी। NO में नाइट्रोजन का लोन पेयर है तो प्लस m का, और पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस m का। फिनाइल और विनाइल किसका काम करेंगे? प्लस m एज वेल एज माइनस m। अगर प्लस m ग्रुप लगा दोनों से तो ये माइनस m का काम करेंगे, इनसे माइनस m ग्रुप लगा तो ये प्लस m का काम करेंगे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन दो ऐसे केस है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होता है। पहला कौन सा? हैलोजन के केस में। हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हुए प्लस m एज वेल एज माइनस i का काम करते हैं, लेकिन उनका ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी ज्यादा हो जाती है? फ्लोरीन की या क्लोरीन की? क्लोरीन की। तो ये ध्यान रखना है, बस कर लोगे। ये प्लस m पावर भी फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्योंकि वो 2p बॉन्ड बनाएगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। और माइनस i पावर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसकी ज्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। CO माइनस ग्रुप जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है प्लस i का काम करेगा, ना कि माइनस m का। क्यों? क्योंकि ये एनायन है इसलिए प्लस i का काम कर रहा है। माइनस m का क्यों नहीं करेगा सर? अगर आपने रेजोनेंस करा तो ये एनायन बनेगा, और इस एनायन में क्या हो जाता है? रिपल्सन। रिपल्सन के कारण स्टेबिलिटी कम, तो रेजोनेंस में ऐसा नहीं करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन कार्बन फ्री रेडिकल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस m प्लस i के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस m माइनस i के। तो इसमें क्या लिखोगे? ये देखो यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बोक्टाइन अगर आ जाता है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा प्लस m से, दो फिनाइल देंगे, तीन फिनाइल, तो यहाँ तीन प्लस m है सबसे ज्यादा इसकी, फिर सेकंड उससे कम फर्स्ट की। फिर इसमें देखो यहाँ पे प्लस i काम करेगा, ये रेजोनेंस है, इसमें और ज्यादा रेजोनेंस, इसमें और ज्यादा रेजोनेंस, लेकिन ये पाई बॉन्ड माइनस i काम करेगा। तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1, सबसे कम 5। इनमें देखो NH2 किसका काम करता है? ऑर्थो और पैरा पे प्लस m का, मेटा पे माइनस i का, और यहाँ क्वेश्चन लगा तो माइनस i वाला सबसे कम स्टेबल हो गया 2 वाला, उससे ज्यादा स्टेबल 4 वाला। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करो, NH2 प्लस m है, प्लस m तो दोनों जगह सेम लगेगा, लेकिन फिर क्या करोगे? माइनस i पावर देखो, माइनस i पावर ऑर्थो पे ज्यादा है, पैरा पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो ऑर्थो पे ज्यादा माइनस i है, इसलिए ऑर्थो वाला कम स्टेबल, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल। फिर NO2 लगा दिया,
NO2 ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम, पैरा पे माइनस, बेटा पे माइनस आई, और यहाँ पे ओनली बेंजीन का रेजोनेंस। तो 4 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 वाला। 1 और 3 से ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे ड्यू टू माइनस एम, और माइनस एम के साथ साथ माइनस आई भी लग रहा है। माइनस एम तो सेम लगेगा ऑर्थो पैरा पे, तो मैं ऑर्थो पे माइनस आई पावर ज्यादा होती है, ठीक, पैरा से, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो 1 वाला कम स्टेबल हो जाएगा, 3rd वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, और बोलो। ये देखो सारे बेंजाइल केटायन है, ये OH प्लस एम, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये माइनस एम, यहाँ कुछ नहीं, तो प्लस एम वाले ज्यादा स्टेबल, उसमें NH2 वाला ज्यादा स्टेबल, उससे कम फर्स्ट वाला, फिर 7 वाला। अब इनमें ये तो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, सबसे कम स्टेबल होंगे, ये दो ज्यादा स्टेबल होंगे। इनमें ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा, क्लोरीन वाला, तो क्लोरीन वाला 4th पीछे आएगा 3rd से, और इन दोनों में माइनस एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो 6 वाला 5th से पीछा चला जाएगा। फिर ये देखो, ये सारे मेटा पे लगे, सारे माइनस आई पावर जिसकी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, NO2 वाले की सबसे कम, उससे कम हेलोजन वाले की, उससे कम OH वाले की, उससे कम, मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी होगी NO2 वाले की, उससे ज्यादा हेलोजन वाले की, क्योंकि उसकी माइनस आई पावर कम है, फिर OH वाले की, फिर NH2 वाले की, और फिर सिंपल ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर। इनमें देखो, यह दोनों में रेजोनेंस कर रहा है, तो प्लस एम से स्टेबलाइज हो गए, इनमें माइनस आई काम करेगा, और यहाँ पे ओनली प्लस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा प्लस एम वाले, NH का प्लस एम ज्यादा होता है, तो 2 वाला ज्यादा स्टेबल फर्स्ट से, और वो ज्यादा स्टेबल होगा 5 से। और इन दोनों में डिस्टेंस पहले DNP रूल ध्यान रखो, डिस्टेंस कम है तो माइनस आई पावर ज्यादा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी केटायन की, 3rd वाला पीछे चला जाएगा 4th से। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसमें देखो, यहाँ पे एनायन के साथ फिनाइल क्या करेगा, माइनस एम का काम, यहाँ 2 माइनस एम, यहाँ 3 माइनस एम, 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2, उससे कम 1। और इनमें देखो, ये इथोक्साइड आयन, कोई रेजोनेंस नहीं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल 3rd, उससे कम 2, उससे कम 1। इनमें देखो, ये दो तरफ रेजोनेंस में है माइनस एम, इसमें एक ही तरफ और इसमें एक तरफ, तो 2 वाला ज्यादा स्टेबल, और इन दोनों में ये वाला थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू मिथाइल का प्लस आई, तो 1, उससे कम 2, उससे कम 3। फिर इनमें देखो, ये सारे फिनोक्साइड आयन है, उनके ऊपर ये माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्लस एम, और ये 0, तो माइनस एम वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, NO2 वाला, उससे कम CHO वाला, फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला 3rd वाला, फिर 6th वाला। प्लस एम वाले डिस्टेबलाइज करेंगे, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ज्यादा प्लस एम वाला, 5 वाला, उससे कम, उससे ज्यादा स्टेबल होगा 4 वाला। इनमें NO2 लगा, ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऑर्थो पैरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, और दोनों में रेजोनेंस इक्वल, तो माइनस आई से करो, माइनस एम ऑर्थो पे, माइनस आई ऑर्थो पे जाता है पैरा पे, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, उससे कम 3rd, फिर मेटा वाला, और ये नॉर्मल वाला सबसे पीछे। फिर इनमें देखो, ये CH2 के ऊपर माइनस आई है, तो सब जगह आपके क्या लगे हैं, CO के साथ माइनस एम ग्रुप लगे, सबसे स्ट्रॉन्ग CO होता है CHO, उससे कम कीटोन, उससे कम एनहाइड्राइड, उससे कम एस्टर, एसिड, उससे कम अमाइड, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 5वें वाला एल्डिहाइड ग्रुप वाला, उससे कम कीटोन वाला, उससे कम स्टेबल आपका एनहाइड्राइड, उससे कम एसिड, और सबसे कम अमाइड। कर लोगे? चलो भाई, करें रिवीजन स्टार्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल फंडा है, H प्लस हटाओ, कंजुगेट एनायन बनाओ, जिसका एनायन स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम माइनस आई, और डिस्टेबलाइज कौन करता है? प्लस एम प्लस आई। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, इसमें इथेनॉल, वाटर, मिथेनॉल और फिनॉल, फिनॉल में तो H प्लस निकलेगा, फिनोक्साइड आयन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे एनायन बनेगा वो स्टेबल नहीं होता, बल्कि अल्कोहल तो क्या करता है, प्लस आई उसको डिस्टेबलाइज करता है। तो एल्कोक्साइड RO माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है OH माइनस, तो वाटर हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से। लेकिन क्या ध्यान रखना है, मिथेनॉल ऐसा अल्कोहल है जो वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक वाटर, वाटर से ज्यादा मिथेनॉल, और मिथेनॉल से भी ज्यादा फिनॉल। बोलो कोई डाउट है क्या? फिर नेक्स्ट, एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड, उससे भी ज्यादा होता है फॉर्मिक एसिड। कैसे याद कर लोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एसिटिक से ज्यादा बेंजोइक, बेंजोइक से ज्यादा फॉर्मिक। फिर ये अल्कोहल से ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, और उससे भी स्ट्रॉन्ग होता है सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल भी वही है, ये साइक्लोहेक्सेनोल से ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये साइक्लोहेक्सेनोल, ये फिनॉल, ये अमोनिया, ये क्या है? एसिटाइलिन। ठीक, अब सिंपल सी बात है यार, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा स्टेबल तो यही होगा इन दोनों में, फिनोक्साइड वाला, तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक हो गया साइक्लोहेक्सेनोल से,
और इन दोनों में कार्बन sp ज्यादा स्टेबल होगा, तो इथाइन ज्यादा एसिडिक हो गया अमोनिया से। ये वाला क्वेश्चन देख लो, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सब जगह बेंजोइक एसिड है और इनके पैरा पोर्शन पे ग्रुप लगे हैं, -M 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 -I +M, ये कुछ नहीं लगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जहां पे स्ट्रॉन्ग -M होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग -M NO2, उससे कम CN, उससे कम CHO, उससे कम COOH, फिर -I वाला आ गया और उससे कम बेंजोइक एसिड और +M वाले पीछे चले जाएंगे। तो +M किसका ज्यादा, NH2 का या OH का? NH2 का ज्यादा, तो NH2 वाला सबसे पीछे चला गया, है ना, 7 वाला सबसे पीछे, उससे आगे 6 वाला। फिर इसके बाद ये देखो, इनमें देखो सारे बेंजोइक एसिड है, मेटा में लगा तो रेजोनेंस तो होगा नहीं, -I, ये जो NH2 लगा है ना, ये तो अमीनो एसिड हो गया, ये तो सोल्ट बनाएगा ना, और सोल्ट तो किसी भी एसिड से वीक होगा, क्योंकि सोल्ट की पीएच क्या होती है 7, और किसी भी एसिड की पीएच 7 से कम होगी, तो पीएच 7 से जिसकी कम हो ज्यादा एसिडिक होगा ना। ये वाला +I लग गया और वो नॉर्मल हो गया। तो सबसे आगे आएंगे -I वाले, सबसे स्ट्रॉन्ग NO2 वाला, 1 वाला, उससे वीक 2 वाला, उससे वीक 3 वाला, उससे वीक 4 वाला, उससे वीक 5 वाला। अब इन तीनों में कैसे कंपेयर करेंगे? ये तो सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि सोल्ट है। इन दोनों में देखो +I थोड़ा सा कम एसिडिक होगा, तो बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, बेंजोइक से कम ये मेटा मिथाइल एसिड बेंजोइक एसिड, ये मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड। कर लोगे? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके क्लास 12 के एनसीईआरटी में अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में एग्जाम में पूछा जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनोल, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उससे कम एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण उसकी, इंट्रा ही बोला ना मैंने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा वाला, उससे कम ऑर्थो वाला, मेटा वाला -I शो करेगा, वो कम एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक फिनोल हो जाएगा। अगर इनकी पीके वैल्यू पूछे तो ऑर्डर उल्टा कर देंगे। असर्शन रीजन वगैरह पूछे बता दोगे? बस एक ध्यान रखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल से कम एसिडिक होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की जाती है, सिंगल एक मॉलिक्यूल की चेक करते हैं, कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की चेक नहीं करते। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, इंटर की बात नहीं करते। इंटर की बात की जाती है सोल्यूबिलिटी में, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, विस्कोसिटी में, वेपर प्रेशर, वोलेटिलिटी एटसेट्रा। ठीक, तो अब जो आपका पैरा नाइट्रोफिनोल है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास पास रहेंगे, उसके मॉलिक्यूल को दूर करना मुश्किल होगा, जिसके कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी पैरा नाइट्रोफिनोल की ऑर्थो से। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर देन ऑर्थो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उस वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो का पैरा से। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो फिनोल के ना, ये फिनोल, इसके एक NO2 लगा, इसके 2 लगे, इसके 3 लगे, पिक्रिक एसिड, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम वो। फिर ये सारे फिनोल दे रखे हैं, इनमें ग्रुप लगा, ये NO2, ये CN, ये CHO, तीनों -M ग्रुप है। ये ध्यान दो, COOH, इसको -M मत बोलना, ये बोलना फिर ये बेंजोइक एसिड है, दिस इज नॉट फिनोल, दिस इज बेंजोइक एसिड, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I है, ये +M, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि वो फिनोल नहीं, वो बेंजोइक एसिड है। उससे कम NO2 वाला, उससे कम CN वाला, उससे कम CHO वाला, फिर Cl वाला, और फिर उससे कम फिनोल, और इन दोनों में सबसे वीक हो गया NH2 वाला, स्ट्रॉन्ग +M है, और उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग 6th वाला। इन तीनों में यहां पे H+ हटा के देखा, एनायन बनाए, तो जहां पे 3 -M है वो ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे कम ये, सबसे कम ये। फिर ये वाला देखो, इसमें H+ हटाया, यहां पे जो एनायन बना उसको 2 रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे हैं -M CO के, इसको एक, ये रेजोनेंस में नहीं है, तो 1 वाला ज्यादा एसिडिक, उससे कम 2 वाला, उससे कम 3 वाला। ऐसा ही क्वेश्चन सेम ये है, इसमें 2 तरफ रेजोनेंस होगा एनायन बनने पे, इसमें एक तरफ होगा, इसमें भी एक तरफ होगा, लेकिन साथ में +I लगाई था, और ये रेजोनेंस नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक B वाला, उससे कम A वाला, उससे कम C वाला, सबसे कम D वाला। इसमें तीनों में ये -M लगा, ये +M लगा, और इसमें इधर ये ज्यादा -I का काम करेगा। तो गामा सबसे कम ज्यादा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। कर लेंगे? नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा CF3 की, उससे कम CCl3, उससे कम CHCl2, उससे कम NO2, उससे कम CN, उससे कम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सबसे कम फिनाइल।
तो देखो CF3COOH सबसे आगे आ गया, फिर CCl3COOH, CHCl2COOH, फिर NO2 लगा, CN लगा, फ्लोरो इथेनोइक एसिड, क्लोरो इथेनोइक एसिड, ब्रोमो इथेनोइक एसिड और आयोडो इथेनोइक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड से कम होगा क्लोरो 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, उससे कम बेंजोइक एसिड, उससे कम 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये देखो ये ना 1 2 दूसरे कार्बन पे फिनाइल लगा, फिनाइल माइनस यह काम करेगा। फिर उससे कम एसिटिक एसिड, सबसे कम प्रोपेनोइक एसिड। कर लोगे याद? एसिटिक एसिड से ज्यादा बेंजोइक एसिड होता पता है। अच्छा जैसे ना फिनाइल माइनस यह काम करता है इसमें, वैसे ही विनाइल भी माइनस यह काम करता है। तो विनाइल भी एसिटिक एसिड से, विनाइल एसिड जो विनाइल ग्रुप है वो माइनस यह काम करेगा, तो अदर एल्काइल ग्रुप से वो ज्यादा एसिडिक रहेगा COOH के साथ। ठीक, ये देखो, और पैरा पे मिथॉक्सी प्लस M, इसमें कुछ लगा, ये माइनस M, यहाँ माइनस M और साथ में माइनस I मेटा का, सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन है। फिर ये देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा COOH के, ये N प्रोपाइल लगा है, तो N प्रोपाइल का प्लस I कम होता है, इसका ज्यादा होता है, ये कम एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक। फिर 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड इनसे ज्यादा एसिडिक होगा, और 2 ब्रोमो से ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, माइनस I ज्यादा होगा। कर लोगे? ये आपके NCERT में देखा क्लास 12th में। नेक्स्ट ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? जब भी बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगा है, लाइक एल्काइल, एल्कोक्सी, NO2, CHO, COOH, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, उस केस में इसका ऑर्थो आइसोमर मेटा और पैरा आइसोमर से ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि क्या होगा जब वो कंजुगेट एनायन बनाएगा उसमें ना यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी और ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। प्लेन से बाहर जाने के बाद बेंजीन इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ये प्योर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? तो अब देखो, ये जैसे ऑर्थो पे मिथॉक्सी लगा, इसको प्लस M मत देखना, कभी भी ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आ जाए तो ऑर्थो आइसोमर ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला। फिर बाकी की बात करेंगे, फिर ये माइनस I वाला, फिर सिंपल बेंजोइक एसिड, पैरा पे तो ये प्लस M काम करेगा, वो सबसे कम एसिडिक। NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? ऑर्थो वाला। फिर मेटा वाला, सॉरी पैरा वाला, क्योंकि माइनस M काम करेगा, फिर मेटा वाला, और सबसे वीक बेंजोइक एसिड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें OH आ गए, यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। यहां पे क्या है, जब COOH प्लस देगा तो ये क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया? अरे बोलो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे एक OH है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे 2 है, तो ये ज्यादा एसिडिक, तो ये कम एसिडिक। इन दोनों में इसका माइनस I, इसका प्लस M, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये सबसे लास्ट में। तो 4 की सबसे कम, उससे ज्यादा थर्ड की, उससे ज्यादा फर्स्ट की, सबसे ज्यादा सेकंड की। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? ठीक है भाई। बेसिक स्ट्रेंथ का हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, और क्वेश्चन आपके नोट से आएगा। सबसे पहले बेस किसे कहते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करता है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा प्लस M प्लस I उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस M माइनस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए किसी बेस का लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो अगर उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, और बेसिक स्ट्रेंथ जब भी चेक करो, सबसे पहले चेक किया करो लोकलाइज लोन पेयर है या नहीं है। लोकलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है, उससे कम डिलोकलाइज लोन पेयर की। और कोई लोन पेयर अगर रेजोनेंस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। नाइट्रोजन sp3 sp2 sp में सबसे ज्यादा किसकी? नाइट्रोजन sp3 की, उससे कम sp2, उससे कम sp की। अब ये RnH2 का वाटर के साथ रिएक्शन कराया, कैटायन बना और OH माइनस बना, तो यहां से K लिख दिया, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वाटर ये कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन इधर आएगा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट K भी बन गया, RnH3 प्लस इनटू OH माइनस डिवाइड बाय RnH2। OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, K भी बढ़ेगा, PK भी घटेगा, POH घटेगा, pH बढ़ेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कर लोगे? अब ये देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है, असर्शन रीजन आ सकता है, व्हाई अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अमोनिया एंड अल्काइल अमाइंस। देखो अल्काइल अमाइन जो होते हैं या अमोनिया जो है, उसमें प्रोटोनेशन के बाद बनेगा NH4 प्लस और RnH3 प्लस। तो RnH3 प्लस ज्यादा स्टेबल होता है NH4 प्लस से, क्योंकि इसमें प्लस I ग्रुप लगा कैटायन के साथ। ठीक, लेकिन अराइल अमाइन जो होते हैं, इनका लोन पेयर क्या है? एरोमेटिक, इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण इजीली अवेलेबल नहीं होता,
जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ अल्काइल अमाइन या अमोनिया से कम हो जाती है। एक रीजन तो ये है, अगर असर्शन रीजन में आएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना जाएगा। दूसरा, जब एनिलीन H+ को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, क्या बनता है? एनिलीनियम आयन बनता है। एनिलीन के 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर थे, जबकि एनिलीनियम आयन यानी इसके प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट के कितने हैं? 2। अब भाई कोई प्रोटोनेशन क्यों करना चाहेगा जब उसके रेजोनेंस कम हो रहा है? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी ना। तो इसलिए एनिलीनियम आयन नहीं बनाना चाहता, यानी H+ को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सेकंड रीजन लिखा है एनसीईआरटी में। कर लोगे? क्लास कब छोड़ेगा तू? लोन पेयर लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, 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 लोकलाइज्ड। तो सबसे ज्यादा बेसिक लोकलाइज्ड होगा। 1 और 5 में कौन सा? 1 वाला, क्योंकि वहां प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई, तो 1 से कम 5। यहां ज्यादा रेजोनेंस, इसमें कम, सबसे कम इसमें, तो 2 वाला मोस्ट बेसिक, उससे कम 3, उससे कम 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लोकलाइज, 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 इसमें डीलोकलाइज, तो एनिलीन सबसे कम बेसिक हो गया। इन तीनों में नाइट्रोजन sp3, ये sp3, ये sp2, तो ये इन दोनों से कम बेसिक हो गया। तो 2 से ज्यादा 4 और 3 और 1 इससे ज्यादा। 3 और 1 में कैसे कंपेयर किया? वहां पे प्लस आई, बेंजीन यहाँ पे थोड़ा सा माइनस आई काम करेगा। तो बेंजाइल अमाइन वैसे भी जल्दी अल्काइल अमाइन से कम बेसिक होता है। ये आगे आ गया, समझेगा नहीं समझे? नेक्स्ट, अब देखो एनिलीन है सारे, यहाँ माइनस एम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, प्लस एम, प्लस एम। वो प्लस एम वालों की सबसे ज्यादा, प्लस एम वालों में जिसका प्लस एम सबसे ज्यादा, उसके बेसिक एम सबसे ज्यादा। किसका प्लस एम सबसे ज्यादा? NH2 का 6, 5, 1, फिर 4 जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है, फिर 3 और सबसे कम 2। कर लेंगे? नेक्स्ट, एनिलीन, पैराटोलिडिन और पैरानाइट्रो एनिलीन, इसमें सबसे कम बेसिक हो जाएगा पैरानाइट्रो एनिलीन ड्यू टू इट्स माइनस एम। फिर उससे ज्यादा बेसिक एनिलीन और पैराटोलिडिन सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जब भी CH3 या OCH3 ग्रुप लगा हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे एक हेलोजन और देख लेना, जब भी NO2SO3H CHO COOH हेलोजन ग्रुप लगा हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इनमें से कौन सा ग्रुप एनिलीन के पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया जाए तो पीकेबी वैल्यू को घटाएगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और पीकेबी वैल्यू को घटाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप। नेक्स्ट, इसमें एनिलीन में क्या है? इसमें क्या? नाइट्रोजन डीलोकलाइज, इसमें लोकलाइज, तो लोकलाइज की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा बेसिक होता है गुआनाडिन। IIT एडवांस का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि गुआनाडिन का जो प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बनता है वो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये 2 बनाएगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट इसका स्टेबल है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 1 से कम 2 की, उससे कम 3 की। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में सबसे ज्यादा अल्काइल अमाइन की होती है, उससे कम अमोनिया, उससे कम किसकी होती है? उससे कम बोलो, एनिलीन की, और सबसे कम एरोमेटिक, जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। और अमोनिया और बेंजाइल अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक होता है? बेंजाइल अमाइन, क्योंकि बेंजाइल अमाइन क्या है? इसका प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट प्लस आई से स्टेबल होता है। गैसियस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन टर्सरी की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, उससे कम अमोनिया। लेकिन एक्वस मीडियम में ऑर्डर क्या आएगा? छोटा ग्रुप छोटा नंबर। मिथाइल ग्रुप है तो 213, 2 डिग्री 1 डिग्री, उससे कम टर्सरी, सबसे कम अमोनिया। और इथाइल है तो 231, सबसे कम अमोनिया। कितने फैक्टर काम करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू: बेंजीनमाइन, एन मिथाइल एनिलीन, एन डाइमिथाइल एनिलीन, फिनाइल मिथेनामाइन। तो क्या ऑर्डर आएगा? ये इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक होगा लोकलाइज वाला, ये वाला, और इन तीनों में टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। एरोमेटिक में आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई फैक्टर काम नहीं करता, सीधा देखना टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी। अब ये क्वेश्चन कराए मैंने, इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। एक ही चीज का ध्यान रखो, सबसे कम बेसिक होंगे अराइल अमाइंस। अराइल अमाइंस यानी एरोमेटिक अमाइंस, और एरोमेटिक अमाइंस में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? टर्सरी अमाइन, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। अब एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है बेंजाइल अमाइन, और उससे ज्यादा बेसिक होता है अल्काइल अमाइन। अल्काइल अमाइन में अगर मिथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी। और अगर इथाइल अमाइन है, मतलब इथाइल अल्काइल ग्रुप है, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम टर्सरी, उससे कम प्राइमरी। और अगर गैसियस मीडियम दे दिया जाए
तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी होता है, चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, कर लोगे? फिर स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है। देखो हम पढ़ते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ध्यान से सुनना, 3 ही लाइन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बेंजोइक एसिड में एक चीज का ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है, जैसे एल्काइल है, एल्कोक्सी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, CHO, खुद COOH, इस टाइप का, तो उस केस में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाता है, देन इट्स मेटा एंड पैरा आइसोमर, दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक, रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट है बेंजोइक एसिड में तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन बेस के केस में क्या होता है, एनिलिन पे अगर ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आ जाता है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन क्या होती है, लेस बेसिक होती है एनी अदर आइसोमर। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आने से स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन हो जाता है। एनिलिन अपना लोन पेयर नहीं दे पाता किसको, प्रोटोन को, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि ग्रुप, दिस इज नोन एज SIP इफेक्ट। तो क्या था, ऑर्थो इफेक्ट में तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी थी ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने से, लेकिन SIP इफेक्ट में एनिलिन पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होने की वजह से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट गई। हो गया। नेक्स्ट आता है SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट कुछ भी नहीं है, जब भी बेंजीन के ऊपर कोई sp2 ग्रुप लगा, जैसे CHO, COR, COOH, अमाइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगा है, टर्सरी अमाइन लगा है, या आपका NO2 ग्रुप लगा है और उसके ऑर्थो में बल्कि ग्रुप आ जाए तो ट्रायंगुलर ग्रुप प्लेन से बाहर हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस बल्कि ग्रुप। तो ये प्लेन से बाहर गया, रेजोनेंस नहीं होगा, तो क्या हुआ, इस बल्कि ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इनहिबिशन इन रेजोनेंस हो गया, रुकावट आ गई रेजोनेंस में, दिस इज नोन एज SIR इफेक्ट। कर लोगे? बस ये एग्जांपल नहीं आते, वैसे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, आप क्वेश्चन करने कर लेना। चलो भाई देखें, ये तो रहने दो रिवीज कराने को, ये रिवीजन पहले ही रिवीजन हो चुका है। देखो भाई, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस भी है, और उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, हक्कल रूल। हक्कल रूल ये कहता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इवन होने चाहिए बट नॉट डिविजिबल बाई 4, जैसे 2, 6, 10, 14, 18, तो वो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। और हक्कल ने इसके लिए फॉर्मूला भी दिया 4n + 2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, दैट इज होल नंबर। और अगर पहली 3 कंडीशन फॉलोड है, साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस, इंटायर साइकिल पे, लेकिन हक्कल रूल में है ना, जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है वो 4 का मल्टीपल है, यानी 4n इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करने पे n 1, 2, 3, 4 आ रहा है नेचुरल नंबर, देन इट इज एंटी एरोमेटिक। इनमें से कोई भी कंडीशन फेल हो जाए देन इट इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है ना। अच्छा, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब इन कंपाउंड में चेक कर लोगे ऐसे, इसमें देखो ये प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक, नॉन एरोमेटिक। ये प्लेनर है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मतलब सारी कंडीशन फॉलो है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या है, साइक्लिक, प्लेनर, इंटायर साइकिल में रेजोनेंस, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक। ये प्लेनर, ये तीनों क्या है, साइक्लिक, प्लेनर, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ये एरोमेटिक, इसमें 6 तो ये भी एरोमेटिक आया, इसमें 4 तो एंटी एरोमेटिक आ गया। इसमें ये नॉन प्लेनर है, नॉन एरोमेटिक। अब इसमें ये भी प्लेनर, ये भी प्लेनर, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, इसमें 6 तो एरोमेटिक। ये सारे देखो, ये साइक्लिक है, सारे प्लेनर है, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस है, और 4n + 2 इक्वल टू करने पे सभी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो सारे क्या आ जाएंगे, एरोमेटिक। बेंजीन, पिरिडिन, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन। पिरिडिन का लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये लोकलाइज्ड होता है, जानते हो आप, ये डीलोकलाइज्ड है, और इनका 1 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट, 1 लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेगा, 1 नहीं करेगा। कर दोगे ऐसे। नेक्स्ट, उसके बाद ये देखो, इसमें नॉन प्लेनर आ गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है ना, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस में नॉट एरोमेटिक। ट्रोपिलियम आयन, ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस, 4n + 2 इक्वल टू 6 एरोमेटिक। इसमें देखो यहाँ पे ना 4n + 2 इक्वल टू 6 आएगा, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन का, यहाँ पे बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो 4n + 2 इक्वल टू 6 एरोमेटिक आ गया। इसमें कार्बन sp3 है तो इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस नहीं आया, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक।
ये नॉन प्लेनर होता है साइक्लो ओक्टा 1 2 1 3 4 5 7 ओक्टा साइक्लो ओक्टा 1 3 5 7 टेट्राइन। ठीक, ये नॉन प्लेनर होता है ना, ये ऐसे हो जाता है। ये वाला नेप्थलीन एंथ्रासिन फिनेंथ्रीन, ये सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक। इसमें 4n+2 = 10 इलेक्ट्रॉन आएगा और इन तीनों में कितना आएगा? 14 आएगा। कर लोगे? इसमें एक बेंजीन रिंग बन रही है, इसमें 2 बन रही, तो ये ज्यादा स्टेबल। और ये यहाँ पे 1 2 3 इन तीनों में देखो, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 3 वाला ज्यादा स्टेबल। कर लोगे? नेक्स्ट, ये जब भी पोलर पाई बॉन्ड आए उसको तोड़ के देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तोड़ के देखा ये रिंग क्या बन गई? एरोमेटिक। तो ये पूरा 100% आयोनाइज रहेगा हमेशा, ये मोस्ट पोलर बॉन्ड रहेगा। लेकिन ये पोलर नहीं रहेगा, ये मतलब ये नहीं टूटेगा इस तरफ। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि टूटने में कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहेगा, तो ये पोलर पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ नहीं टूटता, लेकिन ये 100% टूटता है। ठीक, ट्रोपोन में भी ऐसा ही, ये भी 100% टूटता है, क्योंकि इसके टूटने से कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया और ये एरोमेटिक हो गया। इनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? हमेशा इनऑर्गेनिक फैक्टर की प्रायोरिटी ऑर्गेनिक फैक्टर से ज्यादा होती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आती है साइज की, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे कम एरोमेटिसिटी, उससे कम रेजोनेंस, उससे कम हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन की, देखो ये दोनों एरोमेटिक कार्बोक्टेन है, ये ज्यादा स्टेबल होंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्टेन से। और इन दोनों एरोमेटिक वाले में क्या चेक करेंगे? एरोमेटिक के बाद रेजोनेंस वाला फैक्टर, तो जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बाइन, ये याद रखना, ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयन है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है आपके इथाइनाइल आयन से, और ये ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल आयन से। ठीक, और यही इसी के रिस्पेक्ट में इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, ये आईआईटी एडवांस का आया हुआ है। ठीक, अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, लोकलाइज, ये तीनों लोकलाइज लोन पेयर है, ये ज्यादा बेसिक होंगे डीलोकलाइज से। इन तीनों में ये sp2 है, ये दोनों sp3 है, तो sp3 वाले ज्यादा बेसिक होंगे। sp3 वालों में ये प्लस आई इसका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, इसमें प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। तो साइक्लोहेक्सेन अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेंजाइल अमाइन, उससे कम पिरिडिन हो गया। फिर इन दोनों में एनिलीन कम बेसिक है, और उससे भी कम बेसिक पायरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, डांसिंग रेजोनेंस। भाई जो आपकी साइक्लोप्रोपेन होती है उसमें एंगल होता है 60 डिग्री का, और कार्बन sp3 होता है, एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन आ जाती है 49 डिग्री 28 मिनट की, तो उससे क्या हो जाता है? साइक्लोप्रोपेन में ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है, यानी इजीली टूट जाता है। तो जब इसके ऊपर कार्बोक्टेन बनता है ना, तो इसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड जाता है, कभी इस तरफ का कभी उस तरफ का। तो ये ऐसे है ना, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ऊपर, और एक बार पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, एक बार इस तरफ, ऐसे ये डांसिंग रेजोनेंस करता है, मूव करता है। ठीक, तो डांसिंग रेजोनेंस थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल रेजोनेंस से। तो ये तीनों डांसिंग रेजोनेंस का एग्जांपल है। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस है, थर्ड, उससे कम 2, उससे कम 1। नीचे 3 में पहला एरोमेटिक कैटायन है, दूसरा डांसिंग रेजोनेंस वाला, तीसरा नॉर्मल वाला। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिसिटी वाला, उससे कम डांसिंग रेजोनेंस वाला, और फिर नॉर्मल रेजोनेंस वाला। ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ। देखो, अगर कोई सिंगल बॉन्ड था और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, तो उसकी रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ घटी है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ी है। कोई डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, तो उसकी बॉन्ड लेंथ घटी है, बढ़ी है, बॉन्ड लेंथ बढ़ी और बॉन्ड एनर्जी कम हुई। जैसे इसमें देखो, ये प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण प्योर डबल बॉन्ड से क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, तो प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा। अब इन दोनों में जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा ना, तो थर्ड में ज्यादा रेजोनेंस, तो थर्ड का ज्यादा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थर्ड ज्यादा, और उससे कम सेकंड। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देखो, सिमिलरली ये वाला, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस, वो प्योर सिंगल सबसे आगे चला गया, फोर्थ वाला। फर्स्ट वाला प्योर डबल बॉन्ड सबसे पीछे। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया था? जहां पे ज्यादा रेजोनेंस है वहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, वहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा आएगा, तो थर्ड वाला बड़ा होगा सेकंड से। तो फोर्थ सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड, उससे कम सेकंड, उससे कम फर्स्ट। बॉन्ड एनर्जी उल्टा। ये देखो भाई, ये नाइट्रोजन का यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है प्योर, यहाँ भी सिंगल, लेकिन रेजोनेंस सिंगल रेजोनेंस है। तो ये रेजोनेंस जब करेगा तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो प्योर सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा हो गया फर्स्ट वाला। अब इनमें देखो, इसमें रेजोनेंस कम, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा, तो जहां पे ज्यादा वहां पे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना। तो 4 वाला सबसे छोटा, उससे बड़ा 3 वाला, उससे बड़ा सेकंड वाला, सबसे बड़ा फर्स्ट का बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा।
फिर ये इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन देखा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की इथेन की, उससे कम बेंजीन की क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उससे कम इथीन की और सबसे कम इथाइन की क्योंकि प्योर ट्रिपल बॉन्ड है। और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? देखो भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है? जब भी कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन है और उस sp3 कार्बन के पास कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, देन कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या होता है? जैसे कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए? sp3, और उस sp3 कार्बन पे कम से कम एक अल्फा H, तो वो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और वो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया? पाई बॉन्ड में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। और ये H प्लस पड़ा है यहाँ पे विदाउट बॉन्ड, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ और क्या बोलते हैं? नाथन बेकर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक। और फ्री रेडिकल है तो ये H फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा, और पाई बॉन्ड है तो ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। कर लेंगे? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन सिंपल सी है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने के लिए कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन एल्केन एंड एल्काइल अरेन्ज। बोलो कोई डाउट है क्या? असर्शन रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिथाइल कैटायन डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये असर्शन सही है या गलत? बिल्कुल सही है। ये सही क्यों है? एक तो सिंपल आप बोल सकते हो, वही रीजन जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है। कौन सा रीजन पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। लेकिन नीट में ये रीजन नहीं आएगा। कौन सा आएगा? जो एनसीईआरटी में लिखा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? इन मिथाइल कैटायन वैकेंट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। देखो, ये मिथाइल कैटायन है आपका इस प्लेन में, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा ना, ये वैकेंट ऑर्बिटल। तो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल तब जब भी होता है तो सिग्मा बॉन्ड वहां पे एज ए पाई बॉन्ड नहीं जा सकता। लेकिन इथाइल कैटायन क्यों शो करता है सर? इथाइल कैटायन इसलिए शो करता है, ये तो परपेंडिकुलर, ये तो प्लेनर हो गया। कौन? आपका sp2 कार्बन। ये कार्बन sp3 होता है, तो इसका जो पाई ऑर्बिटल है ना, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो उसी प्लेन में एक सिग्मा बॉन्ड भी आता है। वो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एज ए पाई बॉन्ड मूव कर जाता है, इसलिए इथाइल कैटायन शो करता है और मिथाइल कैटायन शो नहीं करता। असर्शन राइट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चंस कराए थे भाई, कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। एक ही बात ध्यान रखो, कार्बोकेटायन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, उसके बगल में sp3 कार्बन है और उस sp3 कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कर लोगे क्वेश्चंस? नेक्स्ट, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट, जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 ज्यादा, उससे कम CH3, उससे कम CT3। इंडक्टिव इफेक्ट इसका उल्टा होता है और ये काम का नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल आप वैसे करते आए हो रेजोनेंस से। रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +m +h +i स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -m -i डिस्टेबलाइज करेंगे। नंबर ऑफ अल्फा जितने ज्यादा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। कर लोगे? कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना सबसे पहला फैक्टर होता है साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा एरोमेटिसिटी, चौथा रेजोनेंस, पांचवा हाइपर कॉन्जुगेशन, छठा इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन दे रखे हैं, साइज तो डिफरेंट है ही नहीं, और ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ना ही एरोमेटिक, रेजोनेंस भी नहीं। किससे करें? हाइपर कॉन्जुगेशन से। 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 4, उससे कम 3, उससे कम 2, उससे कम 1। फिर अगला फ्री रेडिकल दे रखा, फ्री रेडिकल में भी वही केस लगेगा। शुरू वाले केस से नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से करोगे, अल्फा एच से कर लोगे ऐसे। तो पहले में 4, इसमें 6, इसमें 7, इसमें भी 4 अल्फा एच, तो 7 वाला सबसे ज्यादा, उससे कम 6 वाला, और दोनों 4 अल्फा एच वाले में इसमें +i एक्स्ट्रा लग रहा है। कर लोगे? तो सबसे कम 1 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो रेजोनेंस शो कर रहा है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, इनमें रेजोनेंस नहीं है। तो पहला और दूसरा सबसे ज्यादा स्टेबल। पहले और दूसरे में, पहले में रेजोनेंस और दूसरे में रेजोनेंस इक्वल, प्लस उसमें 6 अल्फा एच, इसमें 3 अल्फा एच। पहला ज्यादा स्टेबल, दूसरा कम स्टेबल। इन दोनों में ये 2 अल्फा एच, इसके पास 4 अल्फा एच, तो तीसरा कम स्टेबल और चौथा सबसे कम स्टेबल। फिर ये वाला देखो, ये एरोमेटिक है, पहला एरोमेटिक, दूसरा भी एरोमेटिक, तीसरे में रेजोनेंस, चौथे में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहला और दूसरा ज्यादा स्टेबल, पहले और दूसरे में पहला स्टेबल होगा क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस है, पहले से कम दूसरा, दूसरे से कम चौथा। 9 अल्फा एच वाला बेंजाइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कर लेंगे नहीं कर देंगे? नेक्स्ट,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जैसे आपके ना जितने अल्फा एच होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। जब भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करो सबसे ज्यादा होती है एरोमेटिक, उससे कम स्टेबल कंजुगेटेड एल्कीन और सबसे कम नॉन कंजुगेटेड। अगर नॉन कंजुगेटेड एल्कीन है तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, क्योंकि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो जाए तो सिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, अनसिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, क्योंकि उसमें एक तरफ से ही हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जबकि सिमेट्रिक में क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन होने लगता है। और दोनों में अगर सिमेट्रिक हो जाए तो उस केस में सिस से ज्यादा स्टेबल ट्रांस होती है। कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 6 6 12 वाली सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल 5 ये वाली, क्यों, क्योंकि अनसिमेट्रिक है और ये दोनों सिमेट्रिक, इनमें ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल है सिस से, उससे कम ये सबसे कम वो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा अल्फा एच से, और फिर ये ब्रेडिट रूल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में H प्लस बाहर जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे पाई बॉन्ड आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा। तो यहाँ पे ये 3 अल्फा एच है, 5 स्ट्रक्चर इसके बने, 5 दूसरे के, 5 तीसरे के, 15 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक, बस इसमें एक ही ध्यान रखो, इतने स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना, लाइक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये कैटायन दे रखे सारे बेंजाइल कैटायन, तो इनमें स्टेबिलिटी चेक करनी, पहले में कोई कुछ नहीं लगा, दूसरे में 3 अल्फा एच, तीसरे में 2 अल्फा एच, इसमें 1 अल्फा एच, प्लस एम माइनस आई माइनस एम, तो प्लस एम वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, प्लस एम वाला कौन, NH2, उससे के बाद 5 वाला, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा एच वाला, उससे कम 2 अल्फा एच वाला, उससे कम 1 अल्फा एच वाला, और फिर उससे कम पहला, फिर उससे कम माइनस आई वाला और सबसे कम माइनस एम वाला। नीचे के 2 क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट heat of hydrogenation, amount of heat released during complete hydrogenation of 1 mole unsaturated substance is known as heat of hydrogenation। यहां पे देखो, इसका 1 मोल का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुआ तो इस प्रोसेस की हीट क्या है, HOH है, लेकिन इसमें कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुआ क्या, नहीं, ये HOH नहीं है, और इसमें कंप्लीट हुआ तो ये इस प्रोसेस में HOH बोलेंगे। HOH होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किसमें, नॉन कंजुगेटेड एल्कीन में। HOH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड वाले की ज्यादा होगी ना, 3 से कम 2, उससे कम 1 की। फिर ये देखो, ये एल्कीन्स दे रखी है, इसमें क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का ऑर्डर लिखो, जैसे पहले आपने किया था, उसका उल्टा कर दो, क्या, HOH का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक वैसे ही तीसरे क्वेश्चन में है। अब चौथे और पांचवें में देखो, ये एरोमेटिक, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज और ये नॉन कंजुगेटेड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 1, उससे कम 2, उससे कम 3, तो HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का उल्टा। एग्जैक्टली ऐसे ही पांचवें क्वेश्चन में है, ये एरोमेटिक, ये रेजोनेंस कर रहा है कंटिन्यूअस, और ये क्या है, नॉन कंजुगेटेड है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, उससे कम 2, उससे कम 3, और HOH उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, थियोरेटिकल HOH माइनस एक्सपेरिमेंटल HOH। क्वेश्चन दिया था साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की HOH दे रखी है, और आपसे ये पूछा है कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी बेंजीन की, ये साइक्लोहेक्सेन का HOH आ गया हाइड्रोजनेशन करने पे, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है ना, तो इसका 3 गुना आना चाहिए थियोरेटिकली, तो थियोरेटिकल वैल्यू आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी है -49.6, तो ये थियोरेटिकल में से एक्सपेरिमेंटल घटा दी, क्या आ गया, रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी कभी भी नहीं पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव आंसर लगाना हमेशा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है भाई, जब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि ये अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में होगा बस, जबकि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव क्या है, परमानेंट इफेक्ट। ये 2 टाइप का होता है, एक तो प्लस ई और एक माइनस ई। प्लस ई यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब होगा, व्हेन अटैकिंग रीजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। माइनस ई कब होता है, व्हेन अटैकिंग रीजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, ऑलवेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रेडोमिनेट। यह बात याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक, रिएक्शन वाले रिवीजन, अरे अगर तुमने नहीं लिखा ना, गई तुम्हारी लाइफ इस बार की, तो अगली लाइफ में लिखना। पहले 2 लेक्चर मत छोड़ना गलती से भी। करें स्टार्ट। टोटोमेरिज्म, सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो। टोटोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है टोटोमेरिज्म में भाई, जब 2 फंक्शनल ग्रुप के बीच में
एक प्रोटॉन के ऑसिलेशन की वजह से वो फंक्शनल ग्रुप चेंज होता रहता है, दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। और ये कैसा है, डायनामिक होता है। डायनामिक है तो इसमें क्या है, दो यहाँ पे इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेस्मोट्रोपिज्म वैसे केमिस्ट्री का उसका एनसीईआरटी का नहीं है, कोचिंग वाले लिखवाते हैं। डेस्मो मींस बॉन्ड और ट्रोपिज्म मींस टर्निंग ऑफ बॉन्ड। जैसे ये कीटोन फॉर्म थी, कीटोन फॉर्म में यहाँ पे से H+ यहाँ गया और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाई एज ए पाई बॉन्ड आ गया, तो ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म बन गई ड्यू टू टर्निंग ऑफ बॉन्ड। दिस इज नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म। और क्या होता है, ये एसिडिक मीडियम में हो सकता है, बेसिक में हो सकता है, न्यूट्रल में हो सकता है। जैसे ऊपर वाला न्यूट्रल में करके दिखा, अब एसिडिक में देखो, एसीटोन में थोड़ा सा H+ डाल दो तो ये लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये फॉर्म बनेगी। फिर ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, बगल वाले से मदद मांगेगा। बगल वाला कार्बन क्या है, sp3 है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो गरीब की छुट्टी कर देगा H+ की, H+ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गई इनोल फॉर्म। अगर बेसिक मीडियम होता तो क्या होता, बेसिक मीडियम में क्या करता है, OH- क्या करेगा, एसिडिक H को निकालेगा। जैसे ही H+ जाएगा तो इसमें एनायन बनेगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा जब मैं तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा हूं, तेरी क्या औकात तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो बोलेगा रेजोनेंस से इधर दे। तो जैसे ही रेजोनेंस से इसको एनायन देगा तो ये स्टेबल एनायन बन गया। ये जो स्टेबल एनायन बना है अब क्या हो जाएगा, वाटर है यहाँ पे, तो ये वाटर ज्यादा बेसिक है या ऑक्सीजन का एनायन बेसिक है, ऑक्सीजन का एनायन बेसिक है, H+ को एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन जाएगा, इनोल फॉर्म बन जाएगी। अब घर जाके तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी गंजा, ध्यान से सुनना, बोला सर ये वाटर, ये ऑक्सीजन का एनायन, ये भी तो फॉर्म है, ये कार्बन एनायन तो और ज्यादा बेसिक है, ऑक्सीजन से भी आएगी नहीं आई बात। लेकिन कार्बन एनायन स्टेबल है क्या, तो स्टेबल फॉर्म कौन सी, ये वाली, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता तुरंत। ऐसा अच्छा नहीं कि मैंने बनाया इतना टाइम लगता है, तुरंत उसमें जाएगा। और जैसे ही उसमें जाएगा क्या बोलेगा, दोस्त तू ज्यादा इलेक्ट्रो, तेरे पास एनायन ज्यादा, मेरे से एक H+ ले ले, तो ये OH- वापिस निकल गया। समझे नहीं समझे, ये सारी बातें समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा जानो, अगर एसिडिक मीडियम है तो इनोल फॉर्म बनाते टाइम स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। अगर बेसिक मीडियम है, इनोल फॉर्म बनाते टाइम H+ वहां से निकालेंगे जहां ज्यादा एसिडिक है। खत्म गेम, कर लोगे। चलो ये देखो, ये एसिडिक था, बेसिक मीडियम है, बेसिक में ये एसिडिक H है, ये एसिडिक H है, लेफ्ट वाला, तो वहां पे पाई बॉन्ड बना। सिमिलरली नीचे वाले में देखो, इधर वाला एसिडिक H ज्यादा है तो इधर पाई बॉन्ड बना। इसमें H+ में ये एल्कीन इधर भी बन सकती थी, इधर भी बन सकती थी, लेकिन कौन सी बनाएंगे, स्टेबल वाली। सिमिलरली इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन, जब भी कीटो ग्रुप के बगल में sp3 कार्बन है और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, देन इट विल शो टॉटोमेरिज्म। बस, बाकी ये नाइट्रो, ऐसे ही NO2 ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग sp3 कार्बन होना चाहिए, NO के बगल में N डबल बॉन्ड N के बगल में, तो ये सारे क्या करेंगे, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म शो करेंगे, सॉरी टोटोमेरिज्म शो करेंगे। और हमारे सिलेबस में ओनली कौन सा है, कीटोइनोल है। साइनाइड आइसोसाइनाइड भी क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के टोटोमर कहलाते हैं। इधर देखो, अगर यहां पे अगर हम बात करें, ये कभी भी कीटो के बगल में ना लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आ जाए, तो वो लोन क्या कर रहा था, कीटो ग्रुप H+, वो इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना sp3 कार्बन के, और sp3 कार्बन क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में H+ की छुट्टी कर रहा था, इसलिए H+ का क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था, H+ का ऑसिलेशन हो रहा था दो फॉर्म के बीच में। लेकिन जब लोन पेयर कंटेनिंग आ जाएगा ना, खुद ही रेजोनेंस दे देगा, बोलेगा रहने दे भाई, तू कुछ से क्यों ले रहा, मेरे से ले ले। और जब रेजोनेंस से देने वाला है तो वो +I से -I से क्यों खींचेगा। तो इसलिए इसमें जब भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा CO के बगल में, तो कोई भी टोटोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अमाइड के केस में हो सकता है, क्योंकि अमाइड में ना ये H+ आराम से निकल जाता है, क्योंकि खुद एसिडिक H है, और जैसे ही H+ निकलेगा ये इमिडोल फॉर्म बन जाएगी। दिस इज अमाइड फॉर्म एंड दिस इज इमिडोल। ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, कीटोनोल टोटोमेरिज्म मैंने आपको समझाई दिया। फिर नाइट्रो एसिड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सिलेबस में नहीं है, नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सिर्फ वही क्वेश्चन है जिनमें कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वही शो करेगा। देख लो, कर लोगे ऐसे, एक अमाइड शो करता है, ठीक, कर लोगे चेक अपने आप, या बताऊं एक एक दोबारा से। नेक्स्ट, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ये है, कभी अगर किसी क्वेश्चन में रेजोनेंस आ जाए, जैसे इसमें देखो यहाँ पे रेजोनेंस आ गया, ना इधर अल्फा H ना इधर अल्फा H, तो रेजोनेंस जहां खत्म होगा ना, तो उस कार्बन पे चेक करेंगे, sp3 कार्बन है, उसके पास एक अल्फा H है, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। कर लोगे ऐसे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये वाला, इनमें से कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये करेगा, यहां भी 2 अल्फा H, यहां भी 2 अल्फा H आफ्टर रेजोनेंस। ये वाला करेगा, उधर तो नहीं है लेकिन यहां 2 अल्फा H है आफ्टर रेजोनेंस, इसमें ये रहे 2 अल्फा H, तीनों कर रहे हैं।
इन तीनों में कौन करेगा? ये तो करेगा नहीं, डबल बॉन्ड नहीं बन सकता ब्रिज हेड पे, ये कर जाएगा यहां पे, और इसके पास ब्रिज हेड वाला करेगा नहीं, इधर एल्फा एच है नहीं, तो 2 करेगा ओनली। नेक्स्ट, कीटोनॉल कंटेंट। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है जनरली इनॉल फॉर्म से, क्योंकि कीटो में सी डबल बॉन्ड ओ ना थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल है और ज्यादा पोलैरिटी के कारण भी स्टेबल है। लेकिन कुछ केसेस में इनॉल फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, अगर इनॉल फॉर्म में एरोमेटिसिटी आ जाए और क्या आ जाए, रेजोनेंस आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, उस सीओ ग्रुप ज्यादा बन रहे हैं, अल्फा एच ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे चेक करते हैं इन 5 प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो इन दोनों में देखो, ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, कौन ज्यादा स्टेबल है? इनॉल, क्योंकि एरोमेटिक है। ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, कौन ज्यादा स्टेबल है? इनॉल फॉर्म, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, इनमें इनॉल कंटेंट बताना। ये सिंगल कीटो फॉर्म कीटोन ग्रुप, ये डबल, इसमें 2 कीटोन ग्रुप है, और इसमें 2 कीटो ग्रुप है लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो इन दोनों में ज्यादा कीटो, 2 कीटो फॉर्म ज्यादा है, वहां पे ज्यादा होगा, और इसमें कंपेयर करोगे तो लोन पेयर वाले में कम होगा, तो सेकंड का सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड का, सबसे कम फर्स्ट का। 1 2 3 4 में इसमें ये एरोमेटिक बना, इसमें रेजोनेंस आया, इसमें सिंपल बनी, और ये एंटी एरोमेटिक। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2, उससे कम 1 और सबसे कम 4। यही इनॉल कंटेंट का ऑर्डर आ जाएगा। ये वाला, ये आपको पता है फिनॉल बनेगा, और ये सिंपल साइक्लोहेक्सिनोल बनेगा, तो 2 वाला ज्यादा है 1 से, इसमें होगा ही नहीं, और इसमें ना अल्फा एच कम होने की वजह से इसका क्या है, कीटो फॉर्म, सॉरी इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है। उसमें 4 अल्फा एच थे और इसमें 2 ही अल्फा एच है। समझे या नहीं समझे? चलो भाई, कोई डाउट?